हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक्स विद अतुल सर। हम हमारी इंडियन हिस्ट्री शुरू कर चुके थे, जिसमें मध्यकालीन इतिहास के अंदर हम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम डायनेस्टी से शुरू किया। फिर उसके बाद हमने इल्तुतमिश शुरू किया। इल्तुतमिश के बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा रजिया सुल्तान। देखो, इल्तुतमिश की 1236 में मृत्यु हो जाती है और इल्तुतमिश उससे पहले अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित करके चला जाता है, रजिया सुल्तान को, और उसके नाम के सिक्के भी चला देता है। ये सारे काम वो ग्वालियर अभियान 1232 में जो होता है उसके बाद ही कर देता है। लेकिन जितने भी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जितने भी 40 दल वाले तुर्क सरदार होते हैं वो इस चीज के खिलाफ होते हैं। बहुत कम सरदार होते हैं वो रजिया सुल्तान के पक्ष में होते हैं कि रजिया सुल्तान को शासिका बनना चाहिए। बाकी सभी इसके खिलाफ होते हैं कि अगर रजिया सुल्तान शासिका बनती है तो उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। भाई, एक तरह से उनकी चमन्नी नहीं चलने वाली है, वहां पर उनकी बातें कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि रजिया सुल्तान एक पावरफुल लेडी थी। वो सुंदर तो थी, सुंदर के साथ साथ बहुत ही दिमाग वाली लेडी भी थी। उसे हर चीज, शासन कला के बारे में सारी चीजें पता थी, क्योंकि उसने बचपन से अपने पिता को पूरा शासन करते हुए देखा है। ठीक है, तो रजिया सुल्तान अगर शासिका बनती है तो जितने भी जो तुर्क सरदार है उनकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। तो सारी शक्तियां किसके हाथ में चली जाएंगी? रजिया सुल्तान के हाथ में। तो इसी वजह से जो तुर्क सरदार थे, 40 दल था जिसका निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो तुर्क के चहलगामी 40 दल, यानी कि 40 जिसमें तुर्क सरदार थे, उनमें से बहुत कम रजिया सुल्तान के पक्ष में थे और ज्यादातर जो लोग थे वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पक्ष में थे। कौन है ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह? तो इल्तुतमिश का बेटा ही है ये। हालांकि ये इल्तुतमिश की दासी का बेटा होता है, ठीक है, और इसकी माँ होती है शाह तुर्कान। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह होता है ये बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का आदमी होता है और बहुत ज्यादा इसका शासन में बस नाम का ये है कि गद्दी पर मुझे बैठना है, शक्तियां मेरे हाथ में होनी चाहिए, लेकिन पीछे से जो शासन चलाने का काम करती है वो उसकी माँ करती है, शाह तुर्कान। ठीक है, तो याद रखना कि रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाने की बात तो हो चुकी थी, लेकिन जो तुर्क सरदार है वो इसके पक्ष में नहीं थे। बहुत ही कम तुर्क सरदार चाहते थे कि रजिया सुल्तान अगली शासिका बने, वरना हर किसी को यही परहेज था कि एक महिला शासिका कैसे बन सकती है। तो याद रखना, इल्तुतमिश के तुरंत बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो उसका बेटा माना जाता है, वो अगला शासक बनता है। ठीक है, देखो इस कहानी को। सबसे पहले भाई रजिया सुल्तान है कौन? तो इल्तुतमिश की बेटी है। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में याद रखना, रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की बेटी है। इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क था, तो सीधी सी बात है रजिया सुल्तान भी क्या है बच्चों? इल्बरी तुर्क है। ठीक है, इल्बरी तुर्क। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्बरी तुर्क नहीं होता है, तो इल्तुतमिश की बेटी है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी किससे कराई थी? इल्तुतमिश से। तो इसकी जो माँ होती है शाह तुर्कान, यानी कि जो कुतुबी बेगम होती है, वो ही जो इल्तुतमिश की पत्नी होती है, वही उन्हीं की बेटी कौन होती है? रजिया सुल्तान। यानी कि रजिया सुल्तान के एक तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो गए? नाना हो गए। तो इल्तुतमिश की बेटी, साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करी थी, तो उन्हीं की औलाद के रूप में कौन है? रजिया सुल्तान। तो देखो, पहली महिला मुस्लिम शासिका या पहली महिला शासिका बोल दो, भारत की पहली महिला शासिका बोल सकते हैं दिल्ली सल्तनत में, या फिर पहली महिला मुस्लिम शासिका भी बोल सकते हैं। फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कब से कब तक किसने शासन किया? तो याद रखना बच्चों, 1236 से 1240, लेकिन बीच में अभी रुकनुद्दीन फिरोज शाह और है। ठीक है, देखो मैप में आपको ये वाली जगह दिखाई दे रही है, कैथल वाली। ये कैथल जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथल पड़ता है बच्चों हरियाणा में। ठीक है, तो देखेंगे अभी आगे कि कैथल है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। कैथल याद रखना, कैथल जगह। तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, पहली महिला मुस्लिम शासिका भी कौन है? रजिया सुल्तान। ठीक है, ये बात याद रखना। रजिया सुल्तान में बहुत सारे गुण थे। रजिया सुल्तान को सिर्फ ये नहीं कि शासन चलाना आता था, उसको तीरंदाजी करना, घोड़े चलाना, ये सारी चीजें आया करती थी रजिया सुल्तान को। तो देखो, लेकिन जो तुर्क सरदार थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान शासिका बने। वो चाहते थे कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना देते और पीछे से शक्तियां किसके हाथ में रहेंगी? हमारे हाथ में। लेकिन जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ है वो और भी चालाक औरत थी।
ठीक है। वो गिफ्ट्स देकर क्या करती थी, अच्छे अच्छे महंगे उपहार दे दी, और जो तुर्कों को थी उनको चुपचाप कराया करती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा बेटा ही शासन चलाए यहाँ पर। तो देखो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का नाम याद रखना, कौन है ये, इल्तुतमिश का बेटा, ठीक है। अमीरों ने क्या करा, रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नहीं माना और किसको शासक बना दिया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। याद रखना इल्तुतमिश के जस्ट बाद शासक कौन बनता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए होता है, 1236 में ही बनता है, और 1236 में ही बाद में कौन बन जाएगी, रजिया सुल्तान शासिका बन जाएगी। तो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है ये दिल्ली सल्तनत में, लेकिन फिर भी इसका नाम इंपॉर्टेंट है। वास्तविक सारी की सारी शक्तियां किसके हाथ में थी, शाह तुर्कान। तो कौन है शाह तुर्कान, इल्तुतमिश की वैसे दासी है, लेकिन इसे पत्नी का दर्जा दिया गया है, तो इल्तुतमिश की पत्नी है, ठीक है। अब इनकी कोई एक पत्नी तो होती नहीं थी, बहुत सारी पत्नी होती थी, जिसमें से पत्नियां मेन होती थी, दासियां ज्यादा होती थी, जो सारी की सारी कहाँ रखी जाती थी, हरम में रखी जाती थी। तो उन्हीं में से एक कौन है, शाह तुर्कान का नाम याद रखना, ठीक है, इल्तुतमिश की पत्नी। और इसका बेटा कौन है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो जिसे किसने उत्तराधिकारी बनाया है, नेक्स्ट तुर्क सरदारों ने, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान बने यहाँ पर। अब जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह वो आलसी प्रवृत्ति का आदमी था, हालांकि ये दिमाग तो लगाता था कि कैसे कैसे शासन करना है, लेकिन फिर भी इसके बहुत ज्यादा इसकी जो रुचि थी वो बिल्कुल भी नहीं थी शासन में। और रजिया सुल्तान ये चीज देखती जा रही थी कि मेरे पिता ने इतनी मेहनत से जो पूरा एम्पायर खड़ा किया है, उस एम्पायर को ये लोग कैसे नष्ट करते जा रहे हैं। तुर्क जो सरदार हैं वो अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं, शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह माँ बेटे मिलकर उनकी अलग ही बात चल रही है। तो जब रजिया सुल्तान ये सारी चीजें देखती है, तो रजिया सुल्तान सोचती है कि तुर्क सरदार बहुत कम मेरे पक्ष में, तो अब सिर्फ जनता ही बची है जो मेरी बात सुनेगी। और रजिया सुल्तान लाल कपड़े पहनकर जुम्मे की नमाज में चली जाती है। जुम्मे की नमाज यानी कि जो शुक्रवार को जो नमाज होती है, और उस समय जनता बहुत ज्यादा इकट्ठी होती है, तो वो जनता के सामने जाकर अपना पक्ष रख देती है। शुरुआत में थोड़ी जनता उसके साथ होती है, और धीरे धीरे पूरी जनता उसके रजिया सुल्तान के पक्ष में चली जाती है। तो अगली शासिका फिर कौन बनती है, रजिया सुल्तान। तो याद रखना, देखो रजिया सुल्तान क्या करती है बच्चों, लाल कपड़े। अच्छा, लाल रंग के कपड़े क्यों पहनकर गई, किसी और रंग के कपड़े पहनकर क्यों नहीं गई, तो इस समय लाल रंग को न्याय का प्रतीक माना जाता था, ठीक है, इसीलिए लाल रंग के कपड़े पहन के गई, क्योंकि लाल रंग क्या है, न्याय का प्रतीक। और जुम्मे की नमाज में चली गई है, और वहां पर इसने जनता से न्याय मांगा, और जनता ने इसका साथ भी दिया। तो जनता की मदद से पहली शासिका बनने वाली कौन है बच्चों, रजिया सुल्तान। ये बात याद रखना, ठीक है। तो लाल रंग क्या है, न्याय का प्रतीक है। और रजिया किसके समर्थन से बनी है शासिका, तो जनता के समर्थन से बनी है यहाँ पर, ठीक है। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह, शाह तुर्कान उसकी माँ, और उसके बाद कौन बन गई, रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक। देखो मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका या पहली मुस्लिम शासिका यहाँ पर क्या पहनती थी, ये कुबा और कुला, यानी कि औरतों वाले कपड़े नहीं पहनती थी ये, बिल्कुल एक आदमी की तरह ही इसके सारे काम हुआ करते थे, उन्हीं की तरह शासन करना, उन्हीं की तरह कपड़े पहनना। कुबा होता है जैसे जो कोट होते हैं, कुला जो लॉन्ग कोट होते हैं बहुत बड़े, उस तरह के कपड़े पहनकर ही दरबार में जाती थी। और इसने कभी भी महसूस नहीं करा कि मैं एक महिला हूँ, महिला पर शासन कर रही हूँ। भाई ये कहती थी कि आप मुझे एक महिला का रूप में ना देखकर आप तो ये सोचिए कि मैं एक शासक हूँ और दिल्ली सल्तनत का जो गद्दी है उसको संभाल रही हूँ मैं। इसने लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा विश्वास बनाने का काम किया रजिया सुल्तान ने। शुरुआत में इसने इतनी लड़ाई नहीं करी, हर चीज को कूटनीति से सुलह किया है यहाँ पर, ठीक है। देखो सिंहासन का प्रयोग करती थी बाकायदा, ऐसा नहीं कि पर्दे में रह रही है और पीछे से शासन कर रही है, खुद हर चीज डायरेक्टली किया करती थी, प्रत्यक्ष रूप से। क्या क्या करती थी और क्या क्या आता था, जैसे शिकार, तीरंदाजी, घुड़सवारी, ये सब कुछ करती थी, ठीक है। इसकी माँ का नाम याद रखना, तुर्कानी बेगम, शाह तुर्कान या कुतुबी बेगम, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या है, बेटी है, ऐबक की बेटी है ये, ठीक है। और रजिया सुल्तान की क्या हो गई है, माँ। तो रजिया सुल्तान की तो खून में था शासन, उसे अलग से कहीं पर भी सीखने की जरूरत नहीं थी। और जिस व्यक्ति के खून में कोई चीज होती है तो उसे हर चीज पता होती है कि कौन सा काम आगे चलकर मुझे कैसे करना है। और रजिया सुल्तान ने बहुत ही अच्छे तरीके से गद्दी को संभाला भी, लोगों के बीच में विश्वास बनाने का काम भी करा। लेकिन इसकी किस्मत खराब थी यहाँ पर, इसके जो खिलाफ है वो लगातार षड्यंत्र होते रहे। और षड्यंत्र में भी खुद जो इसके वो 40 दल के तुर्क सरदार थे वही शामिल थे।
क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो रजिया सुल्तान है वो अगली जो शासिका तो बनी हुई है और वो हमारी नहीं चलने दे। तो रजिया सुल्तानों को बहुत सारे षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, जिसमें मेन जो षड्यंत्र थे वो उसके खुद के 40 दल के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, देखो कौन कौन है, 3 नाम हमें इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहला, लाहौर का गवर्नर कबीर खां। ठीक है, तो याद रखना लाहौर का गवर्नर कौन है, कबीर खां। अल्तुनिया, भाई पहला नाम, दूसरा नाम ये याद रखना। अल्तुनिया कहाँ का गवर्नर था, तबर हिंद का, यानी कि भटिंडा वाले हिस्से में। ठीक है, पंजाब वाला जो हिस्सा है वहां पर तबर हिंद का गवर्नर हुआ करता था अल्तुनिया। ठीक है, और एतगीन, एतगीन का नाम याद रखना तीसरे पे। ठीक है, और एतगीन के पास कौन सी पोस्ट हुआ करती थी, अमीर हाजिर। ये तीनों ने मिलकर प्लान बना रखा था। सबसे ज्यादा तो बलबन भी उसी 40 दल का सदस्य हुआ करता था, क्योंकि बलबन को किसने खरीद लिया था, इल्तुतमिश ने। बलबन किसका दास है, इल्तुतमिश का। लेकिन तब तक बलबन के पास इतनी शक्तियां नहीं आई थी कि वो अपनी बात रख सके। बलबन से पहले ही ये तीनों के जो तीनों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत ज्यादा षड्यंत्र रखा। ठीक है, देखा इन्होंने कि भाई बारी बारी से षड्यंत्र कर देते हैं हम। यहाँ पर देखो रजिया सुल्तान है, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई है, और अगर वो किसी भी षड्यंत्र को दबाने जाएगी तो अपने साथ सेना लेकर जाएगी। तो ये लोग ये सोचते थे कि हम सेना को खिलाफ कैसे करें। तो सबसे पहले तो रजिया सुल्तान को क्या किया जाए, दिल्ली से भारी किया जाए। ठीक है, क्योंकि हर वक्त इसके पास सेना रहती है, और फिर अगर बाहर ही लड़ने के लिए आएगी तो तब देखा जाएगा, तब हम सेना का मन भी बदल सकते हैं। वहां पर हम ये कह सकते हैं कि रजिया सुल्तान एक महिला शासिका है, इसका नाम किसी और के नाम के साथ भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से रजिया सुल्तान के बारे में बहुत सारे लोगों ने झूठी अफवाहें फैलानी भी शुरू कर दी थी। तो 3 नाम याद रखना, कौन कौन रजिया सुल्तान के खिलाफ थे, कबीर खां जो लाहौर का गवर्नर हुआ करता था, अल्तुनिया जो तबर हिंद का गवर्नर था, और एतगीन अमीर हाजिर। इन तीनों में से सबसे पहले कबीर खां विद्रोह कर देता है, और कबीर खां सोचता है कि रजिया सुल्तान में अपनी सेना लेकर आएगी। लेकिन रजिया सुल्तान बहुत बुद्धिमानी थी, बहुत स्मार्ट लेडी थी। कहते हैं कि जब कबीर खां ने विद्रोह किया लाहौर में रहकर, तो अगली ही सुबह तुरंत रजिया सुल्तान पहुंच गई, और ये सोच भी नहीं पाया कि मुझे अटैक कैसे करना है। उससे पहले तो रजिया सुल्तान ने इसकी कहानी खत्म कर दी, और कबीर खां की क्या हो गई है, मृत्यु। अब जब ये दोनों देखते हैं ये बात, अल्तुनिया और एतगीन, तो ये कहते हैं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें तो खबर भी नहीं लगी कि कब रजिया सुल्तान लाहौर पहुंच गई। हमने तो सोचा पूरी सेना लेकर जाएगी, रजिया सुल्तान तो अकेली चली गई यहाँ पर। तो इन दोनों के मन में भी क्या आ गया, खौफ। लेकिन इन्होंने फिर दूसरी योजनाएं बनाना शुरू करा कि रजिया सुल्तान को कैसे भी करके गद्दी पर से हटाया जाए। ठीक है, तो देखो याद रखना, उस समय बलबन के पास कौन सा है, अमीर शिकार। ये और याद रखना, अमीर शिकार। अमीर शिकार कौन होता है, शिकार विभाग का प्रमुख। ठीक है, शिकार विभाग का प्रमुख। तो रजिया सुल्तान के समय बलबन के पास बच्चों कौन सी पोस्ट थी, अमीर शिकार। याद रखना, क्योंकि देखो बलबन का नाम है तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन ये जो 3 नाम है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो रजिया सुल्तान का जो सबसे खास आदमी हुआ करता था वो था जलालुद्दीन याकूत। ठीक है, याकूत का नाम याद रखना, और याकूत के पास था कौन सा विभाग, अमीर आखुर। कौन होता है अमीर आखुर, ठीक है, देखो गौरी, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखुर का पद दिया था। अमीर आखुर होता है अश्वशाला का प्रधान, एक पावरफुल पोस्ट होती है अमीर आखुर की, अश्वशाला का प्रधान। ठीक है, याकूत ने क्या करा था, याकूत बहुत भरोसेमंद आदमी था। ठीक है, वो रजिया सुल्तान के खिलाफ नहीं था, रजिया सुल्तान का साथ भी देता था, और रजिया सुल्तान के खिलाफ जितनी भी जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसमें वो रजिया सुल्तान को पहले ही आगाह कर देता था, और रजिया सुल्तान और याकूत दोनों मिलकर कूटनीति से उस षड्यंत्र खत्म भी कर देते थे। तो लोगों में इस बीच में अफवाह फैल गई कि जो याकूत और रजिया सुल्तान है इन दोनों का अफेयर चल रहा है। भाई एक महिला पर आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है अगर वो किसी आदमी के साथ बात भी कर रही है या कोई आदमी उसका साथ दे रहा है, और एतगीन ने और अल्तुनिया ने इसी चीज का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि जितने भी लोग हैं आसपास के इनको धीरे धीरे कैसे ना कैसे करके भड़काया जाए। क्यों, क्योंकि देखो याकूत यहाँ पर अमीर आखुर बना हुआ है, या रजिया सुल्तान कोई भी काम करती है तो कौन है उसके साथ, याकूत। तो धीरे धीरे याकूत की शक्तियां तो बढ़ी रही थी। तो पहली बात वो रजिया सुल्तान से चिढ़ रहे, दूसरा कौन आ गया, याकूत भी आ गया उनके यहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले तो इस याकूत का काम खत्म किया जाए, ये जब तक रजिया सुल्तान के साथ है
इतने हम रजिया सुल्तान को खत्म नहीं कर सकते। तो अब टारगेट किसको बना दिया गया? याकूत को। तो याद रखना, याकूत और रजिया सुल्तान के बारे में अफवाह फैलाई गई कि इन दोनों का क्या चल रहा है? अफेयर चल रहा है। ठीक है, कौन सा पद है इसके पास? अमीर आखुर। ये जो याकूत है ये बच्चों कहाँ का निवासी है? अबिसिनिया का निवासी है, ये भी याद रखना। ठीक है, देखो याकूत का नाम ना रजिया सुल्तान के साथ जोड़ा जाता है, तो याकूत यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है। तो इसका जगह भी याद रखना कि कहाँ का निवासी है, तो अबिसिनिया का निवासी है याकूत। ठीक है, अब देखो जो अल्तूनिया है, कबीर खान ने विद्रोह कर दिया, उसकी तो हत्या हो गई। अल्तूनिया है वो विद्रोह कर देता है, वो सोचता है कि वापस विद्रोह किया जाए, फिर से रजिया सुल्तान को दिल्ली से बाहर निकाला जाए। लेकिन अब क्या रजिया सुल्तान क्या करती है? सेना और याकूत के साथ बाहर आती है। ठीक है, और जब वो उसके किले के बाहर होती है, कौन सा किला? किला मुबारक, याद रखना। ठीक है, किला मुबारक जो कहाँ पड़ता है? भटिंडा में। तो सेना में आपस में अफवाह फैला दी जाती है और लड़ाई हो जाती है जिसमें याकूत मारा जाता है। तो इनका मेन टारगेट तो इस बार रजिया सुल्तान ही थी। कौन था? याकूत। क्योंकि याकूत मर जाएगा तो रजिया सुल्तान की आधी शक्ति तो वहीं खत्म हो जाएगी और रजिया सुल्तान को क्या कर लिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। तो याद रखना, अल्तूनिया ने, इसका पूरा नाम है मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया। ठीक है, अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को कौन से किले में कैद किया? तो किला मुबारक। कहाँ पर है ये? भटिंडा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सवाल। ठीक है, ये याद रखना। किसे कहाँ गिरफ्तार किया गया? यहाँ पर किला मुबारक भटिंडा में, यहाँ पर इसको कैद करके रख लिया गया। अब यहाँ पर इनकी बात बन गई कि भाई रजिया सुल्तान को हमने कैद कर लिया, अब शक्ति किसके हाथ में आ जाएगी? हमारे हाथों में आ जाएगी। कौन कौन बच गया? अल्तूनिया और एतगीन। अल्तूनिया के बारे में कहा जाता है कि वो कभी कभार रजिया सुल्तान से मिलने भी जाता था जेल में। ठीक है, और रजिया सुल्तान ये मौका ढूंढ ही रही थी कि कैसे ना कैसे करके अल्तूनिया से बात की जाए। ठीक है, और रजिया सुल्तान इसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। अल्तूनिया खुश हो जाता है। ठीक है, और रजिया सुल्तान क्या करती है? यहाँ पर वापस ही कूटनीति करती है यहाँ पर कि जो अल्तूनिया से शादी अगर मैं कर लूंगी तो अल्तूनिया तो खुद मेरे खिलाफ है, अगर मैं इसी से ही शादी कर लूंगी तो अल्तूनिया तो कम से कम मेरे खिलाफ नहीं होगा। एतगीन को बात की बात में देखेंगे। ठीक है, तो अल्तूनिया एक तरह से रजिया सुल्तान का जो प्लान बनाया हुआ था उसमें फंस जाता है। अल्तूनिया सोचता है कि ये शायद मेरे प्यार में पड़ गई है, लेकिन रजिया सुल्तान तो क्या कर रही थी? कैद से बाहर निकलना चाहती थी। तो स्मार्ट तो थी, वही सुंदर भी है और साथ में उसने दिमाग से भी काम लिया। ऐसी सिचुएशन के अंदर भी इस तरह की चीजों से उसने बाहर निकलना सीखा। तो उसने किसको टारगेट किया? अल्तूनिया को। और अल्तूनिया से क्या कर लिया बच्चों? उसने विवाह कर लिया। तो बहुत स्मार्ट लेडी है वो। देखो, अमीर तुर्कों ने क्या कर दिया था? याकूत को मरवा दिया। रजिया ने क्या करा? अल्तूनिया को शिकार बनाया कि इसका काम पहले किया जाए, और इसका काम पहले कैसे किया जाए? इससे शादी की जाए। ये प्यार में पड़ा हुआ आदमी है, अब ये कुछ भी सोचेगा समझेगा नहीं। और रजिया सुल्तान ने अल्तूनिया से विवाह करा और दोनों वापस कहाँ आ गए? दिल्ली की तरफ आ गए। अब एतगीन जब ये चीजें देखता है कि भाई अल्तूनिया है, ये क्या कर रहा है? ये तो खुद रजिया सुल्तान के साथ मिल गया। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि वापस ये जो तुर्क सरदार थे जितने भी, इन्होंने फिर मिलकर षड्यंत्र करा और डाकू भेज दिए गए। ठीक है, और रजिया सुल्तान की क्या हो गई बच्चों? कैथल नाम की जगह, यानी कि जो हरियाणा में पड़ती है, वहां पर इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। तो रजिया सुल्तान क्या बन जाती है? यहाँ पर शिकार बन जाती है इन लोगों का। ठीक है, हत्या कब हो रही है उसकी? 1240 में। तो रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है 1236 से 1240 के बीच का ही है, बस मात्र 4 साल शासिका रहती है। ठीक है, इसके बारे में एल्फिस्टन जो एक लेखक है और जो तबकाते नासिरी है, मिन्हास और सिराज की जो किताब है तबकाते नासिरी, उन दोनों में रजिया सुल्तान के बारे में कहा गया है कि रजिया सुल्तान का सबसे बड़ा गुनाही महिला होना था। अगर वो एक स्त्री ना होती तो वो एक बहुत ही अच्छा शासक बनकर उभरती और तुर्क सरदार उसके खिलाफ होते भी नहीं। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखना, एल्फिस्टन और तबकाते नासिरी, दोनों ने किसके बारे में लिखा है? रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, तो देखो रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हो रखी है? कैथल हरियाणा में। कब हो रखी है? 1240 में। तो इसका मकबरा भी कहाँ है बच्चों? कैथल हरियाणा में। कौन सी ईंटों से बना हुआ है? पक्की लाल रंग की ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, इसका मकबरा बहुत ज्यादा सजा धजा के संगमरमर के पत्थर से नहीं बनाया हुआ, बहुत ही छोटा सा मकबरा है, लाल रंग की ईंटों का बना हुआ एक प्लेन मकबरा है। तो कहाँ पर है रजिया सुल्तान का मकबरा? कैथल हरियाणा में। किससे बना हुआ है? पक्की ईंटों का मकबरा बना हुआ है।
आमतौर पर सबके मकबरे बहुत ज्यादा सजे हुए होते हैं, लेकिन इसका बहुत नॉर्मल है। तो जितने भी इसके साथ के लोग थे वो कभी चाहते भी नहीं थे कि इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम तक भी लिया जाए, इसको कोई याद भी रखे। तो जितनी भी निशानियां थी उसको मिटाने तक का भी काम किया गया था। मतलब लोग इतने खिलाफ थे वो तुर्क सरदार रजिया सुल्तान के। यानी कि इसकी गलती सिर्फ क्या है कि एक महिला है, मतलब एक महिला से इतनी चिढ़ तुर्क सरदारों की कि वो शासिका नहीं बन सकती, हम उसके अंडर में रहकर शासन नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना यहाँ से कि रजिया सुल्तान की हत्या कब हो रखी है? 1240 में। कहाँ बना हुआ है इसका मकबरा? कैथल हरियाणा में, जहां इसकी मृत्यु हो चुकी है। पक्की ईंटों का बना हुआ मकबरा है। उसके बाद देखो अमीरों ने अब क्या करा। अमीरों ने देखा कि रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाया, रजिया सुल्तान को भी हटा दिया, रजिया सुल्तान की भी हत्या करवा दी। अब किसको शासक बनाया जाए? तो एक और व्यक्ति है यहाँ पर, बहराम शाह, जो इल्तुतमिश का ही बेटा है। ठीक है, इन्होंने देखा कि अब जो अगली गद्दी पर बैठाया जाए बहराम शाह को बैठाया जाए, लेकिन विश्वास कैसे किया जाए कि ये हमको शक्ति देगा? तो यहाँ पर पहले ही बातें तय हो गई कि बहराम शाह को शासक तो बनाया जाएगा, लेकिन असली जो शक्तियां होंगी वो किसके पास होंगी? तुर्क सरदारों के पास होंगी। और इसी समय इसीलिए बहराम शाह ने क्या करा है बच्चों? एक नई पोस्ट निकाली है, नायाबे मुमलिकात। मुमलिकात बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। ठीक है, और सबसे पहले नायाबे मुमलिकात बनता भी कौन है? एतगीन। क्योंकि एतगीन खुद चोर आदमी और उसके मन में भी चोर है। वो खुद सोच रहा है कि बहराम शाह बन जाएगा तो फिर से ये तो इल्तुतमिश का ही वंशज हो गया, हमें तो फिर कोई नहीं पूछेगा, हर बार इन्हीं के परिवार के सदस्य आ रहे हैं और वो शासक बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एतगीन पहले ही सारी चीजें तय कर लेता है। और बहराम शाह के समय नई कौन सी पोस्ट बनी हुई है? नायाबे मुमलिकात। और पहला नायाबे मुमलिकात बनता भी कौन है बच्चों? एतगीन। ठीक है, तो देखो एक एल्फिस्टन का स्टेटमेंट याद रखना कि रजिया अगर स्त्री नहीं होती, महिला नहीं होती, तो भारत के महान शासकों में उसका नाम लिया जाता। तो इसका मतलब पावरफुल तो है और योग्य भी है, सिर्फ गुना क्या है कि एक महिला है। तो उस समय पर भी ऐसी चीजें हुआ करती थी, भाई आज के समय तो है ही, लेकिन उस समय भी ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो एल्फिस्टन का स्टेटमेंट याद रखना कि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? एल्फिस्टन का है। मिन्हास उस सरास किसके दरबारी विद्वान होते हैं बताओ? बता चुकी हूँ मैं आपको, इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश का कोर्ट स्कॉलर कौन है बच्चों? मिन्हास उस सिराज। और मिन्हास उस सिराज की किताब है तबकाते नासरी। ठीक है, जिसमें दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है। और यहाँ पर भी तबकाते नासरी में कहा गया है कि रजिया का महिला होना ही उसकी असफलता का कारण है। इस तबकाते नासरी में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि रजिया सुल्तान के जितने भी भाई थे उन सारे भाइयों से भी ज्यादा जो कुशल थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। इसके भाइयों में जो नासुद्दीन महमूद था जिसकी मृत्यु हो जाती है, बस एक वही सही आदमी था, बाकी कोई काम के आदमी नहीं थे, आलसी और शराबी, सारे ऐब भरे हुए थे उनमें। उनको शासन से कोई मतलब नहीं था, फ्री फोकट की बस पिता की क्या मिल गई है? गद्दी। लेकिन रजिया सुल्तान उस गद्दी की जो इंपॉर्टेंस थी उसको समझती थी। उसने अपने पिता को शासन बढ़ाते हुए देखा है, हर बात की वो गहराई समझती थी यहाँ पर। ठीक है, तो रजिया का महिला होना ही क्या है? उसकी असफलता का कारण है। रजिया अपने सारे भाइयों में से भी ज्यादा क्या थी? एक कुशल शासक थी। ठीक है, तो ये बात कहाँ कही गई है? तबकाते नासरी में। किसकी है ये? मिन्हास उस सिराज। कौन है मिन्हास उस सिराज? तो इल्तुतमिश का क्या है बच्चों? ये कोर्ट स्कॉलर है। तो अगला शासक किसको बनाया गया? बहराम शाह को। कब से कब तक? 1240 से लेकर 1242 तक। बहुत लंबे समय तक नहीं बनाइए। क्यों? क्योंकि देखो तुर्क सरदार है, वो चाहते ही नहीं थे कि इनका जो वंश है वो आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, तो देखो बहराम शाह ने कौन सी नई पोस्ट निकाल दी बच्चों? नायाबे मुमलिकात। बहुत पावरफुल पोस्ट थी। ठीक है, यानी कौन है? संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। यानी कि शासक का जो पद है वो तो नाम मात्र का रह चुका है। ठीक है, शक्तियां तो किसके हाथ में है? नायाबे मुमलिकात। ठीक है, तो याद रखना कौन है? बहराम शाह, इल्तुतमिश का बेटा। और इसी के समय किसके आक्रमण भी हो चुके हैं? 1241 में मंगोलों के आक्रमण। ठीक है, फिर देखो पहला नायाब मुमलिकात किसको बनाया गया? तो एतगीन को बनाया गया। ठीक है, एतगीन को बनाया गया। और जो बहराम शाह है इसकी भी हत्या करवा दी जाती है, बाद में ये खुद हत्या का शिकार हो जाता है। और उसके बाद अगला शासक कौन बनता है? अलाउद्दीन मशहूद शाह।
देखो जब तक बलबन नहीं आता ना तब तक ये लोग बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं बने हुए, थोड़े थोड़े समय के लिए बने हुए, क्योंकि तुर्क सरदार इन सबके खिलाफ चल रहे हैं। कौन है ये अलाउद्दीन मशहूद शाह? तो ये याद रखना, रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसी का बेटा। ये कब से कब तक शासन कर रहा है? 1242 से लेके 1246 तक। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा होता है ये। ठीक है, इसके समय बलबन क्या बना होता है? अमीर हाजिर। कौन होता है अमीर हाजिर? तो दरबारी शिष्टाचारों के नियमों को लागू करने वाला। देखो हर पोस्ट के साथ साथ ना जो भी पोस्ट आ रही है, जो भी पद आ रहा है, उस पद का मीनिंग क्या होता है? पेपर में यहाँ से भी सवाल आते हैं कि अमीर आखुर क्या है, ठीक है, नायाब मुमलिकात क्या है, अमीर हाजिब क्या है, अमीर शिकार क्या है। तो ये सारी पोस्ट तो है, पोस्ट के साथ हर पोस्ट का मतलब क्या है वो भी याद रखना। उसके बाद देखो बलबन ने क्या करा? बलबन ये चाहता था कि अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर अलाउद्दीन मसूद शाह का जो चाचा था नासरुद्दीन महमूद, इसको क्या कर दिया जाए? शासक बना दिया जाए। ठीक है, खुद अलाउद्दीन मसूद शाह ने इसको कैसे भी छुड़ाया था ऐसा कहा जाता है, और बलबन की सहायता से ही क्या बैठ गया? गद्दी पर बैठ गया। तो देखो अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद कौन बैठा? उसका चाचा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। किसका चाचा होता है ये? अलाउद्दीन मसूद शाह का। और इसकी सहायता कौन करता है? बलबन, क्योंकि धीरे धीरे बलबन की जो शक्तियां हैं वो बढ़ रही हैं, और बलबन खुद किसी को टारगेट करने के चक्कर में लगा हुआ था। वो खुद ये चाहता था कि मैं अभी पीछे से सारी चीजें संभालूं और जो चेहरा है वो किसी और का रहे, और जब मौका लगेगा तब मैं ही अगला क्या बन जाऊंगा? शासक बन जाऊंगा। बलबन जिसके बारे में कहा जाता है कि हाइट में बहुत छोटा और दिखने में भी बहुत गंदा, लेकिन दिमाग खतरनाक था। 40 दल को समाप्त करने का काम कर दिया था इसने, जिसमें सारे के सारे पावरफुल सरदार हुआ करते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी। देखो तुर्क सरदारों की वजह से रजिया सुल्तान का खात्मा हुआ। इल्तुतमिश की गलती मानी जाती है यहाँ से कि उसने तुर्कान चहलगामी को बनाया ही क्यों? वो अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो उसी के वंशज राज कर रहे होते, लेकिन उसी के ही बच्चे किसका शिकार हो गए? उस 40 दल के शिकार हो गए। ठीक है, तो याद रखना कि अगला कौन बन रहा है? नासरुद्दीन महमूद। किसकी सहायता से बन रहा है बच्चों? तो बलबन की सहायता से बन रहा है। ठीक है, देखो नासरुद्दीन महमूद कब से कब तक है ये? 1246 से लेके 1266 तक, इसका टाइम पीरियड याद रखना। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद और इल्तुतमिश के वंश का अंतिम उत्तराधिकारी है। हालांकि सीधी सीधी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि है ये इल्तुतमिश के वंश का। तो इल्तुतमिश के वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कौन है? ये नासरुद्दीन महमूद है, क्योंकि इसके तुरंत बाद कौन अगला शासक बन जाएगा? बलबन। और बलबन का इल्तुतमिश के वंश से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि बलबन खुद क्या होता है? इल्तुतमिश का दास होता है, और बलबन के बाद उसी के बच्चे क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश के वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कौन है बच्चों? नासरुद्दीन महमूद। कब से कब तक? 1246 से 1266। अब नासरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि इसे सल्तनत का औरंगजेब माना जाता है। क्या काम था ये? इसके लिए शासन पर तो ये इसने शासन तो संभाला, गद्दी पर तो बैठा, लेकिन इसके शौक बहुत महंगे नहीं थे। ये ऐसा भोग विलास वाला राजा नहीं था कि भाई मैं बादशाह हूँ और मेरे साथ ये पेश करो, मेरे लिए ये सारी चीजें करो। ये नॉर्मली क्या करता था? अपनी कुरान की फोटोकॉपी करने में लगा हुआ रहता था। एक कुरान लिखी, दूसरी कुरान लिखने बैठ जाता, दूसरी खत्म हुई, तीसरी लिख दी, चौथी लिख दी। यानी कि इसका यही काम रहता था। और टाइम बच गया तो कुछ नहीं, टोपियां सिलते रहो। ठीक है, तो इसी तरह की जो प्रवृत्ति थी वो किसकी थी? औरंगजेब की भी थी, मुगल बादशाह में। इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब कहा जाता है। तो याद रखना, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जिसे सल्तनत का औरंगजेब कहा जाता है? तो कौन है वो? नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, और साथ में से क्या कहा जाता है? दरवेश राजा। औरंगजेब को भी दरवेश राजा या जिंदा पीर कहा जाता था, ये याद रखना। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का दरवेश राजा किसे कहा जाता है? इसकी औरंगजेब से तुलना की गई है, तो दिल्ली सल्तनत का दरवेश राजा भी कौन है बच्चों? नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, इस वंश का अंतिम उत्तराधिकारी। किसकी सहायता से बन रहा है ये शासक? बलबन की सहायता से। बलबन यहाँ पर एक गेम खेल जाता है। ठीक है, 1246 में शासक बन रहा है, और बलबन इस चीज का फायदा उठाता है कि क्यों ना इसको भी यहाँ पर टारगेट किया जाए, और बलबन 1249 में अपनी बेटी उजैदा की शादी किससे करा देता है? नासरुद्दीन से करा देता है। अब देखो इसके समय नायाब मुमलिकात पोस्ट ऑफ बहरम शाह के समय बनी हुई है, तो नासरुद्दीन महमूद के समय नायाब मुमलिकात कौन बन जाता है? बलबन। यानी कि जो नासरुद्दीन महमूद है वो नाम का ही शासक रह जाता है। सारी शक्तियां तो किसके पास आ गई हैं? ससुर जी के पास आ गई हैं। तो ससुर जी तो खुद गेम खेलने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो क्या क्या करता था ये? कुरान की प्रतिलिपि फोटोकॉपी करता था बस,
और बलबन को उसने क्या दे दिया, नायाबे मुमलिकात। इसे खुद को भी नहीं पता था कि जिसकी वजह से मैं शासक बनाऊं, भाई आपने किसी की मदद की है तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। तो बलबन ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी उज़ैदा से क्या कर लो, पहली बात तो शादी कर लो, दूसरा नायाबे मुमलिकात बना दो, और बना भी दिया। ठीक है, तो एक तो बेटी की शादी करवा दी और दूसरा नायाबे मुमलिकात का पद ले लिया। ठीक है, तो याद रखना बलबन भी कैसे कैसे षड्यंत्र करके आगे बढ़ा है। ठीक है, देखो, और इसने बलबन को बच्चों कहाँ का गवर्नर बना दिया, हांसी हरियाणा का। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि बलबन शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, हांसी हरियाणा का। जैसे देखो मैंने आपको इल्तुतमिश में पढ़ाया था कि इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था, 1197-98 की बात है। ठीक है, किसकी बात बता रही हूँ मैं आपको, ये ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197-98 में क्या करा था, बदायूं को जीता था, बदायूं को जीता था। कौन था उसके साथ, इल्तुतमिश भी शामिल था, और बदायूं का गवर्नर किसको बना दिया था, इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर हुआ करता था, बदायूं को, जिसे ऐबक ने 1197-98 में क्या कर लिया था, जीत लिया था। ऐसे ही बलबन को भी शासक बनने से पहले बलबन कहाँ का गवर्नर हुआ करता था, हांसी हरियाणा का, और बलबन को इसने कौन सी उपाधि दी, उलुग खां की उपाधि। तो याद रखना कि दिल्ली सल्तनत में इस गुलाम डायनेस्टी में, गुलाम वंश में उलुग खां किसे कहा जाता है, अगर गुलाम वंश में पूछा जाए तो उलुग खां की उपाधि किसके पास हुआ करती थी बच्चों, बलबन के पास थी। खुद किसने दे रखी है, इसका जो दामाद है नासरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, तो यहाँ से बलबन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्यों, क्योंकि नायाबे मुमलिकात का पद आ चुका है उसके पास। ठीक है, और अगला शासक फिर कौन बन जाएगा, खुद बलबन ही बन जाएगा। और फिर उसके बाद उसके 3 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उन तीनों बच्चों की सीरीज चलती है कि वो शासक बनते हैं, लेकिन उसके बाद उसके जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो फिरोज खिलजी होता है उसको संरक्षक बनाया जाता है, और वो उसके बच्चे क्यूमर्स की हत्या कर देता है, क्योंकि क्यूमर्स बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बलबन कैसे कैसे शासक बना। बलबन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बलबन से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बलबन कवर करेंगे। और जितनी भी हमारी ये पीपीटी है, ये आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके नीचे टेलीग्राम का, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको सारी, चाहे वो पॉलिटी की वीडियो हो चाहे हिस्ट्री की वीडियो, सबकी पीपीटी वहीं मिल जाया करेगी। फिर आपसे हमने क्या करा है, इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज आ गई है, ऐसे ही हम हिस्ट्री की भी पीवाईक्यू सीरीज शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, ताकि एक टॉपिक पढ़ा और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हमने। तो हम जब गुलाम डायनेस्टी तक पूरा पढ़ देंगे तो अब तक जितना भी हमने मिडवे हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं उसकी पूरी की पूरी क्या कर देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, चाहे एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो। ठीक है, तो इन सभी की जो आपको फाइल मिलेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे दिख जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।